हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि भाई क्लास में दो तरह की ड्रेस पहने हुए बच्चे बैठे हैं। यही है इलास्टिक कोलिजन, इसके अलावा कुछ इलास्टिक कोलिजन नहीं है। दो शर्तें, ये दोनों मार्कर आ रहे हैं, टकराए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर है, चाहो तो उससे कर लो। दो जो रूल आपको पहले बताए थे इलास्टिक मोमेंटम के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का एक यूनिक चैप्टर सेंटर ऑफ मास, और जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोलिजन्स के बारे में। ये वही टॉपिक है जो चैप्टर 6 के लास्ट में हम छोड़ के आए हैं, कोलिजन्स। और कोलिजन्स के अंदर हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। बेसिकली आज का ये जो वीडियो है वो इलास्टिक कोलिजन के ऊपर बेस रहेगा। ओके, तो कंसेप्ट की बात करूंगा आज के वीडियो के अंदर, और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। तो आज का वीडियो पूरा एकदम कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट को समझ लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि कोलिजन है क्या। आम भाषा में जब हम बात करते हैं तो कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। ये कोई एक ऑब्जेक्ट आया, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया और बाद में एक दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा गए, इसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, रेस्ट में था, कोई गाड़ी खड़ी थी, कोई ट्रक खड़ा था जिसके किसी गाड़ी ने जाके टक्कर मार दी। ये क्या है? ये कोलिजन है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में जब हम बात करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट के टकराने की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजमेंट होना, या दूसरे ऑब्जेक्ट के टकराने की वजह से पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजमेंट होना। समझ पा रहे हो? मास तो कांस्टेंट रहेगा जब दोनों टकराएंगे। हो सकता है टुकड़ा कोई टूट के चला जाए दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी का, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो उस पे ट्रांसफर हो जाएगी या उस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी इस पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसको हम कोलिजन कह सकते हैं, थोड़ा सा एडवांसली जब हम बात करेंगे। और जब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का जब कोलिजन होगा तो जो मोमेंटम फाइनल है वो हमेशा बराबर होगा मोमेंटम इनिशियल के। मोमेंटम फाइनल है वो हमेशा बराबर होगा मोमेंटम इनिशियल के। मोमेंटम कांट बी क्रिएटेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसको आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर तो कर सकते हैं, पर आप इसको बना नहीं सकते, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टोटल जो सिस्टम है ना, एक पूरा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड। कोई भी एक सिस्टम है ना, उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है? अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है जब कोलिजन होता है ना, टक्कर होती है, ये कोई आपके पास एक मास है जिसका मास है m1 और ये जा रहा है, आपके पास कोई दूसरा मास है m2, हो सकता है वो रेस्ट में हो सकता है वो भी आगे की तरफ जा रहा हो, और हो सकता है वो वापस इधर आ रहा हो। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, मास m1 और मास m2, जब दोनों ये टकराएंगे एक दूसरे से, तो टकराने से पहले मोमेंटम, क्या बोला? टकराने से पहले मोमेंटम, बिफोर कोलिजन, यानी अभी तक टकराए नहीं है, बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले का मोमेंटम इक्वल्स टू कोलिजन के बीच का मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट टाइम ऑफ कोलिजन। और कोलिजन के बाद का मोमेंटम, एक तो जब कोलिजन हुआ ना उस टाइम, उस एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ उसका मोमेंटम, और उसके बाद जब टक्कर हो चुकी है आफ्टर कोलिजन, ये मोमेंटम सभी के सभी बराबर होंगे। अभी तक आपने क्या देखा भाई? मोमेंटम फाइनल इक्वल्स टू मोमेंटम इनिशियल, टक्कर से पहले का मोमेंटम, टक्कर के बाद का मोमेंटम बराबर। इसको आप क्या समझते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? नहीं। जब भी आपका इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन क्या है?
जैसे कि आपकी कोई भी एक जो कोलिजन है ना, उसको अपन दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला क्या लिख देता हूं यहां, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा यहां पे लिख देता हूं इन इलास्टिक कोलिजन। ये दो तरह के कोलिजन है। किस बेसिस पे? काइनेटिक एनर्जी के बेस पे, कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट आया कि नहीं आया, इस बेसिस पे दो तरह के मोमेंटम है। एक तो इलास्टिक कोलिजन है और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन है। अभी क्या है काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे? ये बेसिकली एक डिवाइड का एक मेथड है। जैसे कि भाई क्लास में दो तरह की ड्रेस पहने हुए बच्चे बैठे हैं, आप क्या करते हो, एक तरह की ड्रेस को एक साइड कर देते हो, एक तरह की ड्रेस को एक साइड कर देते हो। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, आपने डिवाइडेशन किया पर किस बेस पे? ड्रेस के बेस पे। जैसे हाउस चलते होंगे आपके स्कूल में, रेड हाउस की, ग्रीन हाउस की, सबको डिवाइड कर देते ना उस ड्रेस के बेसिस पे ही। एक मान लो कि पूरी स्कूल के बच्चे उनको डिवाइड करना क्लास के बेसिस पे कर दो, ये फर्स्ट क्लास का बच्चा, ये सेकंड क्लास का। सेक्शन डिवाइड करते हैं परसेंटेज के बेसिस पे, ये इंटेलिजेंट वाला बच्चा है, ये डफर वाला बच्चा है। भाई वैसे डफर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन स्कूल वालों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये बच्चे डफर होंगे, और लास्ट में ऐसा ही होता है, उनमें से कोई एक अच्छा रिजल्ट लेके आता है। तो बेसिकली जितने भी डिवाइडेशन होते हैं, चीजों को जब आप डिवाइड किया जाता है ना, तो किसी न किसी बेस पे किया जाता है, उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। ऐसे ही हमारे इस कोलिजन्स को, कोलिजन तो क्या होगी, टक्कर, पर टक्कर भी कैसी, दो तरह से डिवाइड कर दिया इसको। एक तो क्या, इलास्टिक कोलिजन हो गया और एक इलास्टिक कोलिजन हो गया। और किसके बेसिस पे? काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। इस डिवाइडेशन का हमारा जो बेस है ना, वो क्या है? इस डिवाइडेशन का बेस है वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और ये कैसे आप समझ जाएंगे। तीसरा एक टाइप और भी लिख देते हैं कई बार, कि बीच के अंदर, यानी ये तो क्या हो गया, बिफोर कोलिजन की बात हो गई, एक हो गया आफ्टर कोलिजन, कोलिजन हो चुका है, एक कोलिजन एक बार कोलिजन हुआ नहीं है, ठीक है। एक बीच के अंदर, यानी ना तो वो इलास्टिक है ना वो इलास्टिक, इन इलास्टिक है, बीच का कोलिजन, यानी पार्शियली इलास्टिक बोल दो या पार्शियली इन इलास्टिक बोल दो, पर उस टर्म की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या, दोनों कोलिजन, इनके बीच में अंतर समझो। ये दोनों बॉडी आकर के एक दूसरे से टकराई थी, M1 और M2 मास। तो कई बार क्या होगा कि जैसे ये कोई बॉडी है, ये जब इस दूसरी बॉडी से टकराएगी, ये दोनों बॉडी जब एक दूसरे से टकराएंगी, ऐसी सिचुएशन के अंदर इन दोनों की शेप के अंदर कुछ चेंजमेंट आएगा। देखो ये शेप में जैसे टकराई, ये शेप डिफॉर्म होगी। भाई दो गाड़ियां आकर के टकराएंगी, दो ट्रक टकराएंगे, दो बस टकराएंगी, तो उनके आगे से शेप में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा ना। लेकिन चेंजमेंट क्या हो, वापस से रीगेन हो जाए, चेंजमेंट वापस से रीगेन हो जाए। वो रिवर्स होता है ना, दो बस टकराई, टकराने के बाद वापस वैसी की वैसी हो गई, टकरा के हटी, हटने के बाद वापस वैसी जैसी थी, कुछ नहीं हुआ उनको। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिसिटी का मतलब समझते हैं ना, रबर को पकड़ के खींचा आपने, वापस रबर वैसा का वैसा हो गया, इलास्टिसिटी। ऐसे ही इलास्टिक कोलिजन है, दो चीजें आके टकराई, इसका एक का मास M1 था, दूसरे का मास M2, एक का मास M1 दूसरे का मास M2। इनकी शेप में टकराते टाइम थोड़ा सा क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ इनकी शेप में, लेकिन जैसे टकरा के ये हटी तो इनकी शेप वैसे के वैसी रीगेन हो चुकी है, यानी शेप में कोई चेंजमेंट नहीं आया है। ऐसा जो कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है। और एक में क्या होगा, शेप बिगड़ जाएगी, तो उनको आप बोलोगे क्या, इन इलास्टिक कोलिजन। शेप बिगड़ गई और बिगड़ी ही रह गई, इसकी शेप बिगड़ी पर वापस वैसे की वैसी हो गई, रबर की तरह खींचा, बिगाड़ दी शेप, वापस वैसे की वैसी हो गई। टक्कर के बाद, टक्कर के टाइम पे थोड़ी सी बिगड़ी थी पर फिर वैसी हो गई जैसी टक्कर के पहले थी। तो ऐसे कोलिजन को आप क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। और आज के वीडियो का हमारा यही बेस है, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो ये हमने किस पे किया, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे किया। टक्कर के टाइम पे इसकी शेप बिगड़ी थी थोड़ी सी, पर टक्कर के पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी इस इलास्टिक कोलिजन में बराबर होती है। इस कोलिजन को डिफाइन करना हो तो है ही इसकी डेफिनेशन ये कि इस इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कि टक्कर के पहले का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टक्कर के बाद का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब टक्कर हो रही हो, तीनों टाइम का मोमेंटम बराबर होगा। समझ पा रहे हो आप, मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन। टक्कर नहीं हुई, टक्कर हुई, टक्कर के बाद
सब पॉइंट पे आप कभी भी इसका मोमेंटम चेक करोगे ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, मैं इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम की बात कर रहा हूं, वो कंजर्व रहता है। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट द कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। ये पहला स्टेटमेंट है इसका। इलास्टिक कोलिजन होने की पहली शर्त ये है। कोई बोलेगा कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बराबर है, अरे ठीक है, लेकिन बीच में जब टक्कर हुई तब का क्या कहना चाहते हो, तब की बात बताओ हमें। तो उस टाइम भी इसका मोमेंटम कंजर्व ही रहता है, उतना ही मोमेंटम रहेगा जितना टक्कर के पहले और टक्कर के बाद है, कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है भाई, ये तो फिर इलास्टिक कोलिजन ही क्या हुआ। यहां पे आप कोई भी सिस्टम हो जिसका कोलिजन हो, मतलब कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम क्या है, दो ऑब्जेक्ट तीन ऑब्जेक्ट हैं, उनका कोलिजन हो रहा है, उनका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही ना। ये तो बात सही है उनका, भाई दो ऑब्जेक्ट है वो टकरा रहे हैं, उनका मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, इसमें क्या नई बात है। पर इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और एट द टाइम ऑफ कोलिजन, टक्कर के समय भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। और दूसरी शर्त ये कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन, टक्कर हुई उसके पहले और टक्कर हुई उसके बाद, टक्कर हुई उसके पहले और टक्कर हुई उसके बाद, दोनों टाइम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, दोनों टाइम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, लेकिन टक्कर के टाइम पे नहीं। काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड कब, पूरे सिस्टम की, लेकिन बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, टक्कर के टाइम पे नहीं। देखो शेप बिगड़ गई ना, ये शेप बिगड़ गई है इसकी टक्कर के टाइम पे, समझ पा रहे हो। तो इलास्टिक कोलिजन की दो ही शर्तें, पहला क्या, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट द कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड, टक्कर के पहले बाद बीच में सब कंजर्व, इक्वल मोमेंटम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, बाद की और पहले की बराबर है, टक्कर के टाइम की नहीं है, उस टाइम थोड़ा चेंजमेंट इसमें जरूर होता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं। अब सारे वीडियोज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। वे आप बोलोगे कि इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या, टक्कर। इलास्टिक मतलब क्या, इलास्टिसिटी। इलास्टिक मतलब क्या है, जहां पे इलास्टिसिटी शो हो रही हो जिस तरह के कोलिजन के अंदर। तो आपने पहली चीज तो क्या कही कि जो मोमेंटम है वो रहेगा कंजर्व्ड, कंजर्व्ड रहेगा। कब कंजर्व रहेगा सर, टक्कर के टाइम पे, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद सेम मोमेंटम बना रहता है। दूसरा आपने क्या कहा, दूसरा आपने कहा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, लेकिन कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक होता है, तब की बात हो रही है। अच्छा, लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब नेट फोर्स जीरो हो। अब लास्ट वीडियो याद आ रहा होगा अगर आपने देखा है, अगर नेट फोर्स जीरो हो, यानी अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो। भाई टक्कर हुई दो ट्रकों की, दो ट्रक की टक्कर हुई, हमने दोनों ट्रक, ट्रक ए और ट्रक बी, दोनों को हमने एक सिस्टम मान लिया। तीसरी गाड़ी बीच में नहीं आनी चाहिए, तीसरी साइकिल बीच में नहीं आनी चाहिए, तीसरा मच्छर भी बीच में नहीं आना चाहिए। सिस्टम, दो ट्रक का सिस्टम है, ये दोनों ट्रक एक दूसरे को तोड़ेंगे कि फोड़ेंगे कि क्या करेंगे, टक्कर से पहले इस ट्रक का मोमेंटम, उस ट्रक का मोमेंटम, दोनों को जोड़ दो। टक्कर के टाइम पे दोनों का मोमेंटम, टक्कर के बाद दोनों का, इसका मोमेंटम इसका मोमेंटम, दोनों को जोड़ दो, सब बराबर। बीच में एक मच्छर भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने नहीं आना चाहिए, उनके बीच आ गया ना तो थोड़ा मोमेंटम वो ले जाएगा, चुरा ले जाएगा, समझ गए ना, थोड़ी टक्कर उसमें उसको भी लग जाएगी। तो एफ नेट जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ये तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको, नेट फोर्स जीरो हो तो सिस्टम के ऊपर, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो ये हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट थे, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और जब इनके बीच में, इसका मास बताया था आपको m1 और इसका मास है m2, जब ये टकराए हैं, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए हैं तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो गए हैं, थोड़ा सा डिफॉर्म, इनकी शेप में थोड़ा चेंजमेंट हुआ है,
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल एकदम कांस्टेंट नहीं रह पाई, टक्कर के पहले वही थी, टक्कर के बाद भी वही है, पर टक्कर के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज हो गई। हाँ, उसके बाद वापस से वो काइनेटिक एनर्जी रीगेन हो चुकी है, तभी तो बराबर है लास्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टाइम पे और काइनेटिक एनर्जी फाइनल टाइम पे, ये तो बराबर है, लेकिन बीच में बराबर नहीं है। इस बात को मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूं कि ये दोनों बातों का मतलब क्या है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना मोमेंटम और टाइम के बीच, एक ग्राफ बने किसके बीच, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, P से, और टाइम को किससे करते हैं, T से। तो अगर ग्राफ बने मोमेंटम और टाइम के बीच, तो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, मतलब मोमेंटम में कोई चेंजमेंट नहीं आया, मोमेंटम कंजर्व्ड, टक्कर के टाइम पे ना टक्कर के बाद में ना टक्कर के बीच में, बिल्कुल बराबर भाई। तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं ना इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए तो देखो कैसे आएगा। तो इधर मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है और इधर है टाइम। तो अगर इसके बीच ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। पहले तो ये काइनेटिक एनर्जी है, मान लो इतनी थी, फिर ये कम हुई टक्कर के टाइम पे, और फिर वापस उतनी ही हो गई। ऐसा ग्राफ आपको नजर आएगा। ग्राफ साफ कह रहा है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ खुद बोल रहा है। देखो क्या कहता है, ग्राफ कहता है पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, बाद में थोड़ी कम हुई जब टक्कर हुई, और टक्कर के बाद फिर से उतनी ही हो गई। यही है इलास्टिक कोलिजन, इसके अलावा कुछ इलास्टिक कोलिजन नहीं है। दो शर्तें, मोमेंटम कंजर्व रहे टक्कर से पहले, टक्कर के बाद में, टक्कर के टाइम पे, और दूसरी शर्त काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर हो। बस ये दो शर्त अगर हो जाए तो फिर आप उसको इलास्टिक कोलिजन बोल लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। तो ये है आपका एक ऑब्जेक्ट m1 जिसका मास है, और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा है। ये आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ये टक्कर से पहले की बात हो रही है, जिसका मास है m2, और ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से चल रहा है। u1 से चल रहा है, ये u2 से चल रहा है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। थोड़ी देर बाद जब इसको आप देखेंगे तो टक्कर हो चुकी होगी। ये बिफोर की बात हो रही है, लिख दूंगा बाद में, ये बिफोर की बात हो रही थी। अब इसकी टक्कर हो चुकी है, तो ये जो मास था आपका m1, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v1, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m2, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v2। तो एक बात मैंने लिखी, फॉर्मूला बनाऊंगा इससे बहुत बढ़िया, आप देखना। आप दोनों बातों का, जो दोनों बात आपको बताई थी उनका यूज करूंगा। देखो ये जो चीज है वो क्या है, बिफोर कोलिजन। ओके, ये जो चीज है वो क्या है, आफ्टर कोलिजन। इन दोनों की हेल्प से बनाते हैं एक फॉर्मूला। समझ गए कैसे? पहली बात मैंने आपको कही थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम इनिशियल बराबर होगा मोमेंटम एट टाइम ऑफ कोलिजन, और उसके बाद मोमेंटम है वो आपका फाइनल। ये सब के सब बराबर होंगे। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। ठीक है, ये बात बिल्कुल अपने आप में ट्रूथ है, सही बात है ये। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से वो हम लिखेंगे, अच्छा इसको लिखेंगे तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल लिखेंगे, तो ऐसा ही। तो देखो क्या करते हैं, इसके लिए हम लिखें इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इक्वल्स टू इसके मोमेंटम और इसके मोमेंटम के। तो m1u1 मोमेंटम का फॉर्मूला प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस m2 v2। ये बीच वाली टर्म भी ट्रूथ है, पर इसको अभी यहाँ पे अपन यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि बात भाई बिल्कुल सही है। बाकी ये इनिशियल लिख दिया मैंने, ये फाइनल लिख दिया, और ये दोनों इसी के बराबर भी हैं। ठीक है, टक्कर के टाइम पे भी आप निकालोगे तो यही आएगा जो ये आया है और ये आया है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी बात मैंने क्या कही थी, काइनेटिक एनर्जी के लिए कही थी आपको,
दूसरी बात कही थी किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। अच्छा चलो यहां से एक बार लिख दें क्या, इससे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है। या फिर देखिए दूसरा मैं लिख लेता हूं। दूसरा मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लगता है आपको, क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर बराबर होगी इन दोनों की के। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वन होगा ना, हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो इधर वालों की आ गई बिफोर कोलिजन। फिर आफ्टर कोलिजन क्या हो गई देखो, तो एम वन हाफ एम वन और वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, यही तो लिखा था हमने। थोड़ा सा अब क्या करते हैं, यहां से m1 m2 की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, जो भी निकल के आता है, ठीक है। तो m1 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 और यहां से बचेगा u1 और ये इधर आएगा तो माइनस v1 होगा, तो माइनस v1। और ऐसे ही m2 की टर्म्स को उधर ले जाते हैं और m2 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो v2 और माइनस क्या हो जाएगा u2, तो v2 माइनस u2। इसको आप ले सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से वही 30 मिनट्स वाली प्रॉब्लम, दो ही शर्तें थी हमारे पास, दोनों शर्तों का देखो क्या जबरदस्त यूज कर रहे हैं हम। तो पहली शर्त से यह आया ना हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, और ये दूसरी एक इक्वेशन इधर से ले आओ, यहां लिख देता हूं आपको, यहां दिखेगा नहीं नीचे, देखो। तो यहां से क्या निकल के आएगा, इधर भी m1 की टर्म्स को एक साइड कर दो, ये हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, पहले तो हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर से भी हाफ कॉमन, इधर से भी हाफ कॉमन। m1 इधर ले आएंगे तो m1 u1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा v1 स्क्वायर, तो m1 कॉमन और क्या आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यही आएगा। v1 इधर आ गया और इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले जाओ, तो m2 कॉमन आ जाएगा और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो इक्वल्स टू m2। हमने भाई गड़बड़ तो कर दी है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग ऑन करी है हमने रिकॉर्डिंग ऑन। देखो m1 क्या है कि ऑडियो के लिए कुछ अलग सोर्सेज का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज आपको जो ऑडियो मिलेगी उससे आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2, तो ये इधर लेके आओगे इस टर्म को, देखो इसको आप उधर लेके जा रहे हो तो m2 कॉमन, तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये बनी टर्म। और इसको आप चाहो तो क्या दे दो, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का हम करेंगे यूज, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को। क्या करें, देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। जब इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, देखो उसके सेकेंड के नीचे इधर वाला पोर्शन जाएगा, ये वाला पोर्शन जाएगा, तो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा आपको, तो a प्लस बी a माइनस बी लिखा जा सकता है इसको। तो क्या होगा, देखो u1 प्लस v1 और ये आ जाएगा u2 प्लस v2 और अपोन में ये बचेगा सॉरी u1 माइनस v1, तो a प्लस बी a माइनस बी, मैंने ये कैसे लिख दिया यार, अरे a प्लस बी और अच्छा u1, अब ठीक है। देखो a प्लस बी a माइनस बी उसको लिख सकते थे अपन, उसके नीचे आएगा m1 से m1 कैंसिल आउट हो चुका है। देखो अब यहां से ये भी कैंसिल आउट होगा और उधर भी सेम ऐसा ही कुछ बचेगा, m2 से m2 कैंसिल आउट हो चुका होगा और ऊपर बचेगा देखो क्या v2 माइनस u2 और एक बार बचेगा v2 प्लस u2 और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में इधर v2 माइनस u2,
जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दो, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इधर से ये टर्म v2 माइनस u2 कैंसिल आउट हो रही है, जो बचा उसको लिख देते हैं। तो u1 प्लस v1 इक्वल्स टू, इधर बचा v2 प्लस u2, v2 प्लस u2, ये बच गया है हमारे पास। और इस टर्म से आगे अब फॉर्मूला आएगा, इसका इतना स्क्रीनशॉट लो। इधर वाली साइड को देखो रफ कर देता हूं, यहां से इसको रफ कर देता हूं। इतनी चीज यहां बिफोर कोलिजन था, आपको पता ही है। अब देखो ये जो मेरे पास आया u1 प्लस v1, इससे मैं क्या कर सकता हूं, u1 को तो यहां की यहां रख लूंगा और u2 को इधर ले आऊंगा। तो इसे लिखा जा सकता है u1 माइनस u2, u2 को इधर ले आया उठा के मैं, और v1 को उधर ले जाऊं तो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये मान लीजिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सभी क्वेश्चंस की है ये, इस टॉपिक से रिलेटेड। हर ताले की एक अलग चाबी होती है, ये आपकी सभी समस्याओं की चाबी है। देखिए इस बात का एक गहरा मतलब है, u1 और u2 क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं टक्कर से पहले की, बिफोर कोलिजन। यानी जब टक्कर हुई थी उससे पहले आपके ऑब्जेक्ट की, जो पहले ऑब्जेक्ट की m1 की इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1 थी, बाद में हो गई v1, समझ गए। तो टक्कर से पहले जो दोनों का अंतर होता है, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज का, वही टक्कर के बाद होता है अगर उनके मास को कांस्टेंट कर दिया जाए। लेकिन ये बात अभी आगे करूंगा मैं। देखो इनका अंतर पहले की वेलोसिटीज का और बाद का, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और यहां से इनको क्या कहा जाता है, देखो ये u1 माइनस u2 जो है इसको कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले की जो दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी वही तो है u1 माइनस u2। दोनों ऑब्जेक्ट थे m1 m2, m1 के लिए u1, m2 की u2, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और ऐसे इसको आप क्या कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसको आप कह सकते हैं। इसको एक टर्म और दी जाती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसको नेम दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये देखो ये क्या था कि दोनों टकराएंगे, अब टकराने से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस वेलोसिटी से टकराए थे दोनों, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी टकराने के बाद की वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं आप इस टर्म को, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये इतना सब कुछ हमने किया। हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए दो चीजें निकाली थी, एक तो क्या भाई मोमेंटम कंजर्वेशन और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। उन दोनों ही चीजों का हमने यूज करके ये निकाला है u1 माइनस u2। ये तो क्या हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और ये क्या हो गया रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और ये क्या है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर है। और ये कब पॉसिबल है ये चीज, अब बात आती है कि चीज पॉसिबल कब है। आप एक बात सोचो, थिंक अबाउट इट, कि अगर दो ऑब्जेक्ट हों आपके पास, ये दोनों मार्कर हों, ये मार्कर कुछ स्पीड से आए, ये मार्कर कुछ, देखो अभी देखना आप, ये मार्कर आया, ये दूसरा मार्कर आया, टकराए, ये दोनों मार्कर आ रहे हैं, टकराए, थोड़ी एनर्जी तो वेस्ट होगी ना यार। साउंड एनर्जी, ये साउंड सुनी आपने अभी, ये साउंड क्या थी, ये एनर्जी का वेस्टेज तो था, ये एनर्जी का वेस्टेज था। ये दोनों ऑब्जेक्ट आए, अब टकराने से पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी प्लस इसकी, टकराने के बाद अब इनकी काइनेटिक एनर्जी, बीच में क्या हुआ, जब ये टकराए तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बदल गई किसमें, साउंड एनर्जी में। थोड़ा वेस्टेज तो होगा ना, लेकिन ऐसा ये मानते ही नहीं है।
जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसको आप क्या मानते हैं, आइडियल इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं कि भाई ये इलास्टिक कोलिजन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में आ जाती है और उस टर्म के लिए आप क्वेश्चंस को फिर सोल्व करते हैं, ठीक है। पर जैसा है वैसा है, इसको आइडियल मान के चलना है। ये सिचुएशन कब है, ये जब आपका कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन कैसा, आइडियल। आपका कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन है, वो कैसा है, आइडियल है। तो तब ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, यानी आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो बराबर हो किसके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। अदरवाइज तो फिर मुश्किल है यार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसको नोट कर लेना, अपने नोट्स जहां भी आप बनाते हैं स्क्रीनशॉट लो। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के बारे में, है ना। लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहां पे आपके पास दो मास दिए गए हैं, ये आपका एक मास है m1 और इस m1 की वैल्यू आपको चलो कुछ ना कुछ देंगे, और ये आपका दूसरा मास है m2 और ये दोनों कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहे हैं। इन दोनों की टक्कर हो जाती है, थोड़ी देर बाद इन दोनों का कोलिजन होता है। तो ये तो क्या सिचुएशन है, बिफोर, अभी टक्कर हुई नहीं है, थोड़ी देर बाद इनकी टक्कर हो जाती है। तो ये आपका मास m1 है कोलिजन के बाद, और ये आपका मास m2 है कोलिजन के बाद, यानी आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर ये दो सिचुएशन है आपके पास। एक तो कोलिजन हुआ नहीं है, एक बार कोलिजन हो गया है और आपसे पूछा क्या गया है, इस मास को मान लेते हैं कि ये जो मास है आपका 10 kg है, 10 kg मास है, और ये मास है वो 20 kg है। ये मास आपका 10 kg है, ये 20 kg है। मान लेते हैं कि ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था, u1 वेलोसिटी से जा रहा होगा और बाद में इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। ये u2 वेलोसिटी से जा रहा होगा, बाद में इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है ऐसा सब। तो u1 की वैल्यू और u2 की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। इनमें से तीन चीजें आपको बेसिकली मिलेंगी, एक निकालनी होगी, लेकिन मैं तीन ही आपको दो दे रहा हूं। देखो u1 की वैल्यू आपको देता हूं कि मान लो ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और ये चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। आप मुझे ये बताओ कि v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी, टकराने के बाद इन दोनों मासेस की वेलोसिटी क्या होगी। दो चीजें हमने देखी थी अभी अभी। आंसर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन टू मासेस 10 kg एंड 20 kg आर मूविंग एंड दे कोलाइड टू ईच अदर, दोनों टकराए हैं एक दूसरे के साथ। मास 10 kg है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, मास 20 kg है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 एंड मास m2। हमें इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। और हमने पढ़ा है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। बताओ मोमेंटम का यूज करूं कि काइनेटिक एनर्जी का? ये क्वेश्चन किससे सोल्व होगा, कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। काइनेटिक एनर्जी से तो हमारे पास आया था u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। रख देते हैं वैल्यूज को। u1 इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 1 माइनस u2 इसकी वेलोसिटी है 2 और इक्वल्स टू v2 नहीं है हमारे पास, v1 ये भी नहीं है हमारे पास। तो v2 माइनस v1 अगर देखा जाए v2 माइनस v1 तो ये हमारे पास आ गया है 1। v2 माइनस v1 हमारे पास आ चुका है 1। ओके हाँ, इसमें छोड़ो, मतलब इससे तो आया नहीं आंसर हमारा, हमने तो यूज कर लिया काइनेटिक एनर्जी का। तो मोमेंटम का और यूज करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सारी लाइन स्टेडी होती हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और यूज किया जाए। क्या है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ऐसा ही होगा। तो इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखें? मास ऑफ 1 वेलोसिटी ऑफ 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 आएगी ना u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1
प्लस मास फॉर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू मास फॉर वन फाइनल वेलोसिटी फॉर वन प्लस मास फॉर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। यही मतलब है इस बात का। तो इसको हम राइट डाउन करते हैं। इसका मास 10 kg इंटू में इनिशियल वेलोसिटी 1 प्लस मास सेकेंड 20 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 इक्वल्स टू m1 v1। तो मास कितना 10 और वेलोसिटी v1 प्लस m2 कितना 20 और वेलोसिटी v2। ये इक्वेशन है ही हमारे पास। इसको और थोड़ा सा अगर आप सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी 30। तो 30 इक्वल्स टू 10 v1 प्लस 20 v2। ये आ गया है। दो इक्वेशन आ गई है आपके पास। इसमें भी v2 माइनस v1 है और इसमें भी v2 माइनस v1 है, पर आंसर नहीं आ पाया है। ना ही v1 की वैल्यू आई ना ही v2 की वैल्यू आई। हमें निकालना यही था, हमें यही फाइंड आउट करना है कि v1 कितना है और v2 कितना है। क्या करें इसके लिए? दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ रख रहा हूँ नीचे। देखो ये इक्वेशन क्या आई v2 माइनस v1 और इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई है 10 v1, ठीक है, प्लस 20 v2 और इक्वल्स टू 30 आ गया है, इक्वल्स टू 30। कैसे भी करके एक टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे भी करके एक टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे करें भाई एक टर्म को कैंसिल आउट? तो रास्ता एक ही नज़र आता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। पूरी इक्वेशन को जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ 10 v2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 v1, ये हो जाएगा 10 v1 और यहाँ भी हो जाएगा 10, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। जो कटता है उसको काट दो, दोनों इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 और 20 v2 कितना हो जाएगा 30 v2 और इक्वल्स टू 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका मतलब v2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 30 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी आ चुकी है, एक वेलोसिटी आ चुकी है हमारे पास, v2 की वैल्यू आ चुकी है। v1 निकालना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे आप लाओ वैल्यू को, v2 की वैल्यू रखो, v1 अपने आप आ जाएगा, 1 माइनस कर देना, जो भी होगा वहाँ से ले जाकर के माइनस कर देना, इस इक्वेशन से सोल्व करना। तो v1 की वैल्यू क्या आएगी इसको फाइंड आउट करके आप कमेंट्स में राइट डाउन कर देना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ई क्या है आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई। क्या है ये? इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है? ई का सीधा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद आ रहा होगा ये सब, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये बराबर होता है क्या? ई के, यानी ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बात अगर आपको क्लियर हो जाए, ये बात अगर आपको क्लियर हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप देखो, ये आपको बता क्यों रहा हूँ, इसी से निकलेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसको थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं, और डिटेल में लिखना चाहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास आया था v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आया था माइनस u2। ऐसा ही कुछ था। ये ई है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ये आपको टाइप्स ऑफ कोलिजन बता सकता है। ये बताएगा सर हमें टाइप्स ऑफ कोलिजन। बिल्कुल। कैसे? देखो, अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए,
साफ साफ बिल्कुल सीधे सीधे वर्ड्स में बात कर रहा हूं, अगर E की वैल्यू 1 हो जाए तो आप कहना कि आपका जो कोलिजन है वो इलास्टिक टाइप का है। अगर आपके E की वैल्यू 0 हो जाए, E की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इन इलास्टिक टाइप का कोलिजन है। और अगर आपके E की वैल्यू 0 से तो हो बड़ी और 1 से हो छोटी, तो फिर आपका कोलिजन ना तो इलास्टिक है और ना ही इन इलास्टिक है, फिर ये कैसा है, पार्शियल इलास्टिक भी हो सकता है, पार्शियल इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। जो बच्चे इस बात का मतलब समझ गए हैं वो सच में ही धन्य हैं, जो नहीं समझ पाए हैं वो अब देख लो। मैंने क्या कहा कि अगर आपके E की वैल्यू 1 हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, E की वैल्यू 1 कब हो सकती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर इन दोनों के अंतर के बराबर है, इलास्टिक कोलिजन में यही तो शर्त आई थी। हमने एक फॉर्मूला निकाला था यार, ऐसे क्या निकाला था, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू क्या था, v2 माइनस v1। ये इलास्टिक कोलिजन के लिए तो था। अगर टक्कर से पहले की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर बराबर हो जाए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, तो E की वैल्यू 1 होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो इलास्टिक कोलिजन में ही पॉसिबल है, यानी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी चेंज ना हो, बिफोर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, पर मान लेते हैं कि भाई आइडियल जो हमारा जो कोलिजन है वो आइडियल है, बिल्कुल एकदम आइडियल इलास्टिक कोलिजन है, तब ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। हाँ, दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर आपका कोलिजन इन इलास्टिक यानी आपका कोलिजन इन इलास्टिक हो तो E की वैल्यू 0 हो जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो, E की वैल्यू 0 कब आएगी? अगर इन दोनों का सेपरेशन जो भी आए, अगर दोनों में से कोई भी 0 आ जाए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले और काइनेटिक एनर्जी बाद में कभी बराबर हो ही नहीं सकती। भाई एक मास m1 है, एक मास m2 है, टकराने से पहले अगर इनकी या टकराने के बाद 0 आ रही हो काइनेटिक एनर्जी, तो फिर हो ही नहीं सकता ना। ये दोनों के अगर वेलोसिटी का अंतर अगर 0 आ रहा हो तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इन इलास्टिक कोलिजन है। और अगर E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रही हो, 1 से छोटी हो लेकिन 0 से बड़ी हो, तो फिर आपका पार्शियल इलास्टिक कोलिजन हो सकता है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। तो ये जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपको बताता है कि आपका कोलिजन कैसा है। 1 है तो इलास्टिक, 0 है तो इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक की बात तो अपन करेंगे ही खैर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। वैसे तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो सब सफिशिएंट है। किस काम के लिए? अगर आपको 2 मास जो टकरा रहे हैं उनकी वेलोसिटी निकालनी हो, किसी एक का मास निकालना हो, दोनों की वेलोसिटी निकालनी हो, तो जो मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी वाली बात बताई और जो मोमेंटम वाली बात बताई, दोनों सफिशिएंट हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक बता दो, कुछ कैसे करें? तो उसके लिए आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हमारे पास एक कोई भी मास है m1, कोई भी एक मास है m1, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है। टक्कर होने के बाद इस m1 मास की वेलोसिटी हो जाती है v1। दूसरा कोई मास है m2, ये भी बड़े आराम से u2 वेलोसिटी से जा रहा है। टक्कर होने के बाद इस मास की वेलोसिटी हो जाती है v2। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। ये जो इंसिडेंट है वो बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन है? तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कह सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जा सकता है पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के, इनिशियल मोमेंटम। सो m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 बराबर है किसके?
m1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस m2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 की। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे उस इक्वेशन का, रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन का, जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करी थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं RV, रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन से हमने देखा था u1 माइनस u2 बराबर होता है v2 माइनस v1 के, ऐसा देखा था हमने। और यहां से अगर आपको v2 निकालना पड़े तो आप बड़े आराम से लिख पाएंगे u1 माइनस u2 और v1 को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, u1 माइनस u2 और प्लस v1। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वैल्यू को उठा के हम यहां रख देंगे इसके अंदर। इसकी क्या जरूरत पड़ी, अरे सो ट्रिक भी तो आपको ही चाहिए भाई, ट्रिक आपको ही चाहिए ना। आप चाहते हैं कि सर ट्रिक बताओ, ये ट्रिक आप ही तो चाहते हैं। तो ट्रिक की बात हो रही है कि कैसे शॉर्ट में सोल्व कर लें। देखो v1 निकालना आपको यहां से कोई बोले v1 निकाल दो तो आप एक फॉर्मूला लगाओ और आपका काम हो जाए। आपको कोई बोले v2 की वैल्यू निकाल दो तो आप एक फॉर्मूला लगाओ और आपका काम हो जाए, बस वो कर रहे हैं। देखो m1 u1, अब देखो जहां आपके पास v2 है वहां पे आप उठा के ये वैल्यू रख देंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, m1 v1 यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, m2 और v2 की वैल्यू u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 और प्लस v1। अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो m1 u1 ऐसे का ऐसे प्लस m2 u2 भी ऐसे का ऐसे, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस m2 v1। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद u1 की टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, m1 और u1 यहां पे कहीं दिख रहा है क्या आपको, m2 u1, इसको उठा के इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा m2 u1। और कहीं u1 नजर आता है क्या, और कहीं u1 नजर नहीं आता, प्लस सारी टर्म्स को एक एक साथ लिख लेंगे ना, m2 u2। क्या कहीं u2 नजर आता है क्या आपको, ये रहा, इसको उधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस m2 u2। और कहीं u2 नजर आता है क्या, और कहीं भी u2 नहीं है। यहां देखो इसको उठा के ले गए, m2 u1 को उठा ले आए और इसको उठा के ले आए, क्या बचा m1 v1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v1। दोनों v1 है तो v1 बाहर कॉमन ले लो, v1 बाहर कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा m1 प्लस m2, बच गया। अब यहां से हमारा आएगा फॉर्मूला जिसका आप बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। किसका फॉर्मूला चाहिए हमें v1 का फॉर्मूला चाहिए सर। v1 ये है आपका v1, तो इस पूरे के नीचे उठा के इसको रख दो लाके, यहां से u1 बाहर आ जाएगा, यहां से u1 बाहर आ जाएगा, u1 बाहर आएगा और अंदर क्या आएगा, m1 माइनस m2। ठीक है, उठा के इसके नीचे इसको भी लाना है, तो ये हमने लिखा m1 प्लस m2। फिर इस टर्म में देखो क्या बाहर आएगा, इसमें u2 कॉमन आ जाएगा तो प्लस u2, क्या बचेगा, इसमें u2 कॉमन क्या जरूरत है भाई, इसमें तो 2m2 u2 हो गया ना, ये पूरा ही 2m2 u2 और अपोन में इसको पूरे को उठा के इसके नीचे ले आओ, m1 प्लस m2 और इक्वल्स टू क्या बच गया, v1 इक्वल्स टू v1 तो इधर रख ही लिया ना हमने, v1 तो इधर रख लिया है। ये आया है फॉर्मूला जो है आपकी शॉर्ट ट्रिक, बड़ा ही आसान फॉर्मूला। और इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे बड़े ही आराम से। अगर आपको निकालनी पड़े वेलोसिटी, ये v1 के लिए आ गया, और v2 का फॉर्मूला आप खुद ड्राइव कर लेंगे ऐसे ही। और नहीं कर पाएंगे तो देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा।
ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपकी डायरेक्ट ट्रिक। आपको अगर m1 मिल जाए, m2 मिल जाए, आपको अगर इनिशियल वेलोसिटीज मिल जाए, तो आप डायरेक्टली देखो v1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। v2 नहीं पता हो तब भी, क्या यहां पे किसी टर्म में v2 है? क्या यहां पे किसी टर्म में v2 नजर आ रहा है? नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो आपको दो टर्म्स को, पहले आप क्या कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें आप एक टर्म को ले रहे थे, फिर दूसरी टर्म को ले रहे थे, दोनों टर्म्स को कंपेयर कर रहे थे और कंपेयर करके आंसर निकाल रहे थे। इतना झंझट कौन पालेगा भाई, यूज करो ना, निकालो आंसर सीधा। समझ गए? इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको v2 और निकाल के बता देता हूं यहां से डायरेक्ट v2 को कैसे लिख सकते हो। देखो अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा वेलोसिटी के लिए, वो क्या लिखा था? v1 के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था आपने? देखो m1 और m2 दो मास है, बिफोर कोलिजन की कहानी है। देखो ये उधर है वो आफ्टर कोलिजन की कहानी है, ये इधर बिफोर कोलिजन की कहानी है ना, ठीक है। एक सेपरेशन लाइन ये बता रही है हमें, इधर आप बिफोर कोलिजन है, उधर आफ्टर कोलिजन। देखो v1 के लिए क्या लिखा था आपने? m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, v1 निकालना है ना, तो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ठीक है। वेलोसिटी 1 की मल्टीप्लाई में वेलोसिटी 1 की u1 अपॉन, इतना हो गया। अपॉन क्या आया था? m1 प्लस m2, दोनों मास को जोड़ के लिख दो, m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा था प्लस, बीच में एक प्लस आया था। फिर उसके बाद m2 के 2 लगा दो आप, m2 के क्या लगा दो? 2, तो 2m2, और फिर से आप नीचे लिख दो m1 प्लस m2, और इनटू में इस m2 की वेलोसिटी। लिखना आसान है v1 का फॉर्मूला। अगर नहीं आसान है तो अभी आसान करते हैं सर। आप v2 का फॉर्मूला लिखेंगे और v2 का फॉर्मूला आप बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। दो मास है मेरे पास, मुझे v1 लिखना था तो मैंने m1 माइनस m2 लिखा, 1 को पहले लिखा। अब मुझे v2 लिखना है, क्या मैं m2 माइनस m1 लिख दूं? m2 लिखना है तो क्या 2 को पहले लिखूं? m2 माइनस m1, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी मैंने 1 की लिखी थी क्योंकि मुझे 1 निकालना था। अब वेलोसिटी किसकी लिखूं? 2 की, तो ये हमने लिखा u2, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या हो गया? m1 प्लस m2, ये तो सेम ही रहेगा, m1 प्लस m2, बड़ा ही आसान। प्लस यहां पे देखो इस बार m2 की पहले बात कर चुके हैं हम, तो इस अब m1 पे आ जाओ, तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और वेलोसिटी 2 की लिखूं कि 1 की? अब 1 की बात कर रहे हैं तो 1 की लिखूंगा, तो इनटू में u1। बहुत आसान है ये फॉर्मूला लिखना, ये ट्रिक बनाना बहुत इजी। समझ पा रहे हो? डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। कोई आपको इक्वेशंस को कंपेयर नहीं करना, चाहो तो उससे कर लो, दो जो रूल आपको पहले बताए थे इलास्टिक मोमेंटम के लिए, लेकिन अगर नहीं चाहो तो फिर इससे कर लो। ये दोनों फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, लर्न करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर लें, इसके लिए आपको इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना है। नहीं याद रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो पहले आपको बताया उससे कर लो, थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा पड़ेगा, थोड़ी सी जो मेहनत है वो आपको इतने लंबे प्रोसेस से बचा सकती है, और है भी कुछ नहीं। देखो 1 के लिए लिखना हो तो 1 माइनस 2, और फिर वेलोसिटी फर्स्ट वाले की, ठीक है, और फिर 2 और वेलोसिटी सेकंड वाले की। 2 के लिए लिखना हो तो 2 माइनस 1, वेलोसिटी भी 2 वाले की, और फिर आगे सेम। समझ पा रहे हो? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हो अगर दोनों मास बराबर हो जाएं एक दूसरे के, इसको समझ लेना आप। देखो अगर ये हो m1 और m2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? देखो v1 कितना आएगा, यहां से देखो v1 कितना आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि m1 m2 बराबर हैं, ये 10 किलो है तो ये भी 10 किलो, ये 20 किलो है तो ये भी 20 किलो है, तो v1 कितना आएगा? तो आप m1 में से m2 निकालोगे तो 20 माइनस 20, 10 माइनस 10, 5 माइनस 5, 0, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 2m2, यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, m1 प्लस m2, ठीक है,
और इनटू में आ जाएगा u2। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, v1 के बराबर। आपका v1 है वो u2 के बराबर आएगा, आपका v1 है वो u2 के बराबर आएगा। कब, जब आपका मास है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाए। आपका मास m1 और m2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए तो जो वेलोसिटी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, ठीक है। यानी u2 के बराबर होगी v1, यानी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के बराबर हो जाएगी और दूसरे की पहले के बराबर। देखो u1 के बराबर कौन हो जाएगा, v2, और u2 के बराबर कौन हो जाएगा, v1। अगर ये दोनों मास बराबर हों, इस बात को ध्यान से समझना। तो v2 किसके बराबर हो जाएगा, v2 किसके बराबर, v2 u1 के बराबर हो जाएगा, v2 हो जाएगा u1 के बराबर। नहीं बिलीव हो रहा है तो आप चेक कर लो, चेक करके देख लो। भाई दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास, यहाँ एक का मास 20, दूसरे का मास 20, एक की वेलोसिटी 5, एक की 3। आप सोल्व करके और चेक कर लेना, ठीक है। भाई यहाँ पे रखोगे m1 माइनस m2, ठीक है, ये तो पूरी टर्म जीरो होनी ही है। चलो करके देखते हैं, ठीक है। एक के लिए करके बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक के लिए करके बता देता हूँ, दूसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपके दोनों मास इक्वल हों, अगर आपके दोनों मास इक्वल हों, मान लो कि ये जो मास है वो 20 kg है और ये मास भी कितना है, 20 kg है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना है v1, निकालते हैं। देखो तो v1 का फॉर्मूला लगाइए, v1 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू रखो 20, m2 की वैल्यू भी 20 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 40, और इनटू में u1 यानी 5 प्लस 2m2, m2 कितना है, मास 20 है, तो 2 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 20 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 40, और इनटू में u2 कितना है 10 है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मैं वैसा कर रहा हूं जो दिया हुआ है। देखो इसको सोल्व करते हैं, अगर ये वैल्यू इक्वल आ जाए तो दूसरी को आप अपने आप मान ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये तो पूरी टर्म जीरो हो चुकी है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 20 इंटू 2 40, और 40 अपॉन में 40 अपॉन 4, तो v1 इक्वल्स टू आया 40 अपॉन 4, तो इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या कहा था, आपका v1 u2 के बराबर हो जाएगा। क्या ये v1 मतलब v1 इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या ये u2 के बराबर आया, u2 यही तो था, यही तो था आपका u2, और ये था आपका u1, क्या ये u2 के बराबर आया। तो अगर ऐसा कभी आपको मिल जाए, मास जो है ना वो सेम हो, मास जो है वो कैसे हो, सेम हो, दोनों मास आपको सेम दे दिए गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान लेना कि पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, भाई एक ये इसकी इनिशियल, ये इसकी इनिशियल, फिर ये इनिशियल के बाद टक्कर के बाद फाइनल, और इसकी भी टक्कर के बाद फाइनल, तो आप ये मान लेना दूसरे की जो फाइनल है वो पहले की इनिशियल के बराबर होगी। समझ पा रहे हो, पहले की जो फाइनल है वो दूसरे की इनिशियल के बराबर होगी, पहले की जो फाइनल है वो दूसरे की इनिशियल के बराबर होगी, और दूसरे की फाइनल पहले की इनिशियल के बराबर होगी। इसको भी करके देख लो, अगर v2 निकालना हो तो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था उसमें रख के देख लो, 5 आएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। ये जो आपने पढ़ा वो इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन के अंदर था, अभी हमने इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन के अंदर नहीं पढ़ा है। 1 डायमेंशन के लिए आपको जो कंसेप्ट चाहिए थे वो मैंने आपको बताए। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली, कि इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा तो जो मोमेंटम है वो थ्रू आउट द कोलिजन के स्टार्टिंग में, लास्ट में और बीच में हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले और बाद में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर रहेगी। ये 2 बातें आपको मान के चलनी है। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता अगर इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक मतलब टकराया पर कुछ नहीं हुआ, वापस अपनी शेप में आ गया। समझ पा रहे हैं, लेकिन ये 1 डायमेंशन के लिए था। अभी 2 डायमेंशन के लिए इलास्टिक कोलिजन को पढ़ना बचा हुआ है,
इसके कंसेप्ट के क्वेश्चंस नीचे कमेंट में जितना कमेंट आप करेंगे कि सर क्वेश्चंस चाहिए तो डेफिनेटली हम उसके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो फिर वो करेंगे, नहीं तो 2 डायमेंशन के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।